अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मोहम्मद उमर और हम पढ़ रहे थे फिजिक्स का 9th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 और आज का हमारा टॉपिक है अर्शिमीदेस प्रिंसिपल। तो अब अर्शिमीदेस एक साइंटिस्ट था, इसने भी एक अपना प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया था, उसके अंदर भी इसने एक कॉन्सेप्ट बयान किया था। तो अब हम उस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि हम इस प्रिंसिपल के बारे में पहले समझेंगे कि उसने इसमें बात किस बारे में की है, किस हवाले से उसने बात की है। तो वो इंट्रोडक्शन में ये बात कहता है कि आज से तकरीबन 2000 साल पहले एक ग्रीक साइंटिस्ट था अर्शिमीदेस। उसने ये चीज देखी कि जब हम किसी भी चीज को लिक्विड के अंदर डालते हैं तो उनके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है, ठीक है। तो उसने इस अपवर्ड फोर्स को ना अपथ्रस्ट का नाम दे दिया। और उसने ये चीज कैसे ऑब्जर्व की, उसने देखा कि जो अपथ्रस्ट फोर्स है इसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के जो अपेरेंट वेट है, ठीक है, उसके अंदर कमी आ रही है। देखिए ना, सपोज दैट आपको पता है कि अगर सपोज दैट इसका वेट जो है वो 20 न्यूटन है इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मैं लेट्स से 5 न्यूटन फोर्स लगा देता हूं, तो इसका जो अब वेट है, जो नेट वेट डाउनवर्ड रह जाएगा वो ओनली 15 न्यूटन रह जाएगा। यानी कि जो उसका वेट एक्चुअल में होगा उसको लिक्विड में इमर्स करने के बाद वो जो वेट है वो कम हो जाएगा। तो ये बात कह रहे हैं कि एज अ रिजल्ट अपेरेंट लॉस जो कि हमें नजर आ रहा है, हकीकत में उसका वेट उतना ही है, बट अपेरेंटली जब तक वो लिक्विड के अंदर है उसका जो वेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। उस अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है ना, उसको उसने नाम दिया था अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड। तो अब यहाँ पर ना वो अपनी एक बात स्टेट करता है, उस बात को हमने समझना भी है और उस बात से आगे हमने एक फॉर्मूला भी उसके लिए ड्राइव करना है अपथ्रस्ट के लिए। तो आपने इस बात को इसी तरीके समझ लेना। वो कह रहे हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टोटली, मुकम्मल तौर पर, और पार्शियली यानी कि हाफ या मोर देन हाफ या लेस देन हाफ, यानी कि नॉट कंप्लीटली, पार्शियली भी जब हम उसको इमर्स करते हैं यानी कि डुबोते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर, तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगती है और वो अपथ्रस्ट को कैलकुलेट करके बता रहा है कि वो अपथ्रस्ट जो है ना, वो जो लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसके वेट के बराबर होती है, ठीक है, इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, ठीक है। चलिए मैं ना इसकी बात को ना थोड़ा सा आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से। उसके लिए कुछ ना एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फर्ज करें कि ये हमारे पास एक बकेट है और इस बकेट के अंदर मान लेंगे वाटर हमने जनाब डाला हुआ है, ठीक है। अब फर्ज करें कि कोई भी मतलब कि ऑब्जेक्ट है वो मैं इस बकेट के अंदर लेके जाता हूँ और इस बकेट के अंदर उसको मैं यहाँ तक ना इस तरह इस ऑब्जेक्ट को डुबो देता हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने इस बकेट के अंदर लेके गया हूँ और यहाँ तक इसको मैंने डुबो दिया है। अब जब मैंने इसको इसके अंदर इमर्स किया तो इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, ठीक है। उस फोर्स को मैंने अपथ्रस्ट का है। फर्ज करें कि पहले वाटर का जो मतलब कि था ना लेवल वो ये था और अब फर्ज करें कि वाटर का लेवल ये हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसने इतना जो है वो वाटर डिस्प्लेस कर दिया है। सपोज दैट कि जो इसने वाटर डिस्प्लेस किया ना वो 200 ml कर दिया, 200 ml वाटर इसने डिस्प्लेस कर दिया। अगर मैं इसका मास निकालना चाहूँ तो वो 200 ग्राम होगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 ml ऑफ वाटर, सिर्फ वाटर के लिए 1 ml ऑफ वाटर इक्वल्स टू दी 1 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये जो मेरे पास इसका मास आ गया, अगर मैं ऐसे यूनिट्स की बात करूँ तो 0.2 किलोग्राम हो जाएगा। अब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मेरे पास मास है तो मैं उसका वेट फाइंड कर सकता हूँ, बिल्कुल फाइंड कर सकता हूँ, W इक्वल्स टू mg, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करूंगा कि 2 को मल्टीप्लाई करूंगा g की वैल्यू 10 के साथ, तो ये मेरे पास 0.2 को सॉरी, तो ये मेरे पास 2 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब कि जो उसने वाटर डिस्प्लेस किया है उसका वेट कितना है, 2 न्यूटन। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इसके ऊपर अपथ्रस्ट कितनी लग रही है, तो इसके ऊपर अपथ्रस्ट भी कितनी लग रही है, 2 न्यूटन। क्योंकि उसने ये बात कही है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड में इमर्स करते हैं तो वो जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उस लिक्विड के वेट के बराबर उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगेगी। तो अब आप जरा दोबारा से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लें अच्छे तरीके से। अब आपको जरा इसकी स्टेटमेंट अच्छे से समझ आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसने ये बात की कि एक एयर फिल्ड बलून का
किसी भी लिक्विड के अंदर हम ज्यादातर वाटर ही यूज करते हैं, तो वाटर के अंदर अगर हम उसको नीचे तक लेके आते हैं तो अगर हम उसको रिलीज करते हैं तो वहां से बहुत तेजी से वो ऊपर को उठता है, ठीक है। और वो बहुत तेजी से ऊपर को उठने की उसकी वजह क्या है? देखिए जो एयर है इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इसकी डेंसिटी बहुत कम होने की वजह से ना वो जो एयर फिल्ड बालून है ना उसका मास बहुत कम होता है। अब मास बहुत कम है तो वेट भी बहुत कम होगा, तो इसका मतलब उसका वेट बहुत कम होता है लेकिन उसका वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है। अब वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जब हम उसको पानी के अंदर डुबोते हैं, किसी भी लिक्विड में डुबोएंगे, वो बहुत ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस कर देगा। जब वो बहुत ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेगा तो उसके ऊपर लगने वाली जो आप थ्रस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अर्शिमिदस ने यही बात कही है कि जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उतनी उसके ऊपर आप थ्रस्ट लगेगी। सो दैट्स व्हाई कि वो बहुत तेजी से ऊपर को आता है। सेम यही कॉन्सेप्ट है कि अगर हम पीस ऑफ वुड की बात करें, क्योंकि लकड़ी जो है ना ये बहुत हल्की होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू मेटल्स लकड़ी बहुत हल्की होती है। तो वो कह रहे हैं पीस ऑफ वुड को अगर हम पानी के अंदर ले जाके उसको डुबो देते हैं, मतलब पानी के अंदर इमर्स कर देते हैं, तो बाद में रिलीज करते हैं तो वो भी ऊपर की तरफ आएगी। क्यों? उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगेगी। इसलिए वो एक और बात कर रहा है कि लेट्स से एक स्टोन है, वही वाला कांसेप्ट है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्या इसको अगर हम पानी में डुबो देंगे, अगर मैं हम इसको पानी में डुबो देंगे तो इसका जो वेट है वो हमें लाइटर फील होगा। जब हम पानी से बाहर निकालेंगे तो हैवी फील होगा। इसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो अपने सिंपल घर के अंदर ही, इस एक्सपेरिमेंट को आप कर सकते हो कि आप एक पत्थर लेके उसको बाल्टी में किसी टब वगैरह में इमर्स करके देखें, वहां पर आप उसको अपने हाथ के ऊपर रखिए ना, तो आपको उसका वजन अच्छा खासा कम फील होगा। वो क्यों कम फील होगा? क्योंकि उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट जो अपथ्रस्ट है वो अपवर्ड एक्ट करेगी, और जब उसके अगेंस्ट अपथ्रस्ट अपवर्ड एक्ट करेगी तो उससे क्या होगा कि उससे जो मतलब कि उसका वेट है उसके अंदर अपीरेंट लॉस आ जाएगा, और अपीरेंट लॉस आने की वजह से जब वो पानी के अंदर है तो वो लिक्विड हमें हल्का फील होगा एज कंपेयर टू जब हम उसको बाहर निकाल के देखते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी। तो चलिए आप देखें इसने अपथ्रस्ट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है, तो इसी के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, यानी कि इसकी ही स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि फर्ज करो कि आपको हमें मतलब कि कहीं पर भी क्वेश्चन आता है कि इतनी हम लिक्विड है, ये वाला लिक्विड है, उसकी इतनी डेप्थ के अंदर हम गए हैं, हमने इतने वॉल्यूम वाला जो है ना वो लिक्विड में जो ऑब्जेक्ट है उसको इमर्स किया है, तो उसके ऊपर हमें अपथ्रस्ट कैलकुलेट करके दिखाओ। तो अब हम देखते हैं कि जो अपथ्रस्ट है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और उसको यूज करते हुए हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो जब भी हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव करना होता है तो हम कुछ कंसीडरेशंस करते हैं, कुछ सिंबल्स लेते हैं, और उन सिंबल्स को यूज करते हुए हम फिर फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। तो अब मैं कह रहा हूं कि फर्ज करो कि एक हमारे पास सिलेंडर है, और उस सिलेंड्रिकल शेप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैपिटल ए है, और उस सिलेंडर की जो हाइट है, यानी कि उस सिलेंडर की जो हाइट है वो h, ठीक है, उसको हमने एक लिक्विड, ऐसे लिक्विड में उसको इमर्स किया है जिसकी डेंसिटी रो है, मतलब कि जो यहाँ पे रो है ना, इट इज डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड जिसमें हमने इसको इमर्स किया है। तो वो ये बात कह रहा है कि फर्ज कर लो कि अब देखे ना मेरी बात सुने, यहाँ पर और यहाँ पर जो डेप्थ है वो डिफरेंट होगी ना, इसके टॉप पॉइंट पे इसके बॉटम पॉइंट पे। तो जो टॉप पॉइंट पे डेप्थ है उसको मैंने h1 कह लिया है, और जो बॉटम पर डेप्थ है उसको मैंने h2 कह लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मैथमेटिकली ये बात करूं तो यहाँ पर आप देखिए ये मेरे पास सारी जो लाइन है ये h2 है, और जो ये वाली लाइन है ये h1 है, ठीक है, और ये वाली लाइन जो है इट इज हाइट ऑफ दैट सिलेंडर, ठीक है। तो आप देखिए अगर मैं h की बात करूं तो एक्चुअली जो h2 टोटल है उसमें से अगर मैं h1 को माइनस कर देता तो पीछे क्या बच जाता है, मेरे पास h बच जाता है। तो मैथमेटिकली आप यहां से देखें जो h है वो किसके इक्वल आ जाएगा, h2 माइनस h1। एक्चुअली ये रिलेशन मैंने यहाँ पे इसलिए ड्राइव किया है कि ये आगे जाके जो है ना वो डेरिवेशन के दौरान ना काम आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखें आपको इस चीज का बहुत अच्छे से पता है कि जब किसी भी लिक्विड के हम किसी खास डेप्थ के अंदर जाते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर भी डेप्थ है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा। फर्ज करें कि यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो P1 हो रहा है। अब प्रेशर का फोर्स पे यूनिट एरिया, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो F1 है। जाहिर बात है इस पॉइंट पे भी प्रेशर अप्लाई होगा, क्योंकि ये बल्कि यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर डेप्थ क्या है, ज्यादा है। अच्छा एक्चुअली यहाँ पर ना वो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है प्रेशर इन लिक्विड्स वाला, तो वो भी मैंने उसके ऊपर भी एक डिटेल लेक्चर दिया हुआ है
तो अगर आप लोग वो लेक्चर लेना चाहते हो तो वो भी इसी वीडियो की प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक्चुअली इसके ऊपर फोर्स लग रही है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो वो जो एक्चुअली फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है वो मैं कह रहा हूँ F2 है और प्रेशर जो है वो P2 है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये नेमिंग दे ली है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो प्रेशर है ये एक्चुअली किसके इक्वल होता है। कि लास्ट हमने जो टॉपिक पढ़ा था अबाउट प्रेशर इन लिक्विड्स, उसके अंदर ये बात देखी थी, ये बात ड्राइव की थी कि जो प्रेशर है वो इक्वल होता है रो जी एच के, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर मतलब कि जो रो था इट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी फॉर ग्रेविटेशन एंड एक्सेलरेशन एंड एच इज द डेप्थ ऑफ दैट पॉइंट, कि जिस पॉइंट पे हम प्रेशर जो है वो मेजर कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे डेप्थ h1 है, ठीक है, और यहाँ पर जो डेंसिटी है वो तो रो ही है, तो यहाँ पर P1 प्रेशर है, तो P1 किसकी इक्वल आ जाएगा, रो जी H1। इसी तरह P2 जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, रो जी H2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ना, हमें तो एक्चुअली फोर्स चाहिए, अब थ्रस्ट चाहिए, तो हमारे पास एक रिलेशन है कि अगर हमारे पास प्रेशर हो तो हम उसे फोर्स फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली प्रेशर किसके इक्वल होता है, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से अगर मैं फोर्स निकालनी चाहूं तो किसकी इक्वल आ जाएगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब इस पॉइंट पे लगने वाली जो फोर्स है वो F1 है, जो लगने वाला प्रेशर है वो P1 है, तो F1 किसकी इक्वल आ जाएगी, P1A के। तो उसी रिलेशन को मैं यहां पे यूज करूंगा, F1 P1A। इसलिए यहाँ पर जो लगने वाली फोर्स है वो F2 है और जो लगने वाला प्रेशर है वो P2 है, तो जो F2 है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, P2A के, ठीक है। इसी तरह अब जो P1 है इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, P1 इक्वल है रो जी H1 के, तो मैं P1 की जगह रो जी H1 लिख दी है और A जो है वो साथ में वैसे ही आ गया। सेम ऐसे जो P2 है वो किसके इक्वल है, रो जी H2 के इक्वल है, तो जो P2 है रो जी H2 के इक्वल है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है और जो A है वो वैसे ही साथ आ गया, ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट अपथ्रस्ट। अब मैं अपथ्रस्ट की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट करो कि ये सिलेंडर था, इसके ऊपर यहाँ से डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, यहाँ से अपवर्ड फोर्स लग रही है। अपथ्रस्ट की डायरेक्शन अपवर्ड होती है, उसकी वजह ये है, आप यहाँ पे जान भी गए होंगे कि जो F2 है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू F1। जब ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं और उनमें से एक फोर्स बड़ी होती है और एक फोर्स छोटी होती है, तो हम क्या करते हैं कि बड़ी फोर्स से छोटी फोर्स को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम जो अपथ्रस्ट की बात करेंगे ना, जो कि इफेक्टिव फोर्स है जो कि उस ऑब्जेक्ट पे लग रही होती है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर देंगे, F2 माइनस F1 ले लेंगे और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। यानी कि जो F2 की डायरेक्शन, क्योंकि जो बड़ी फोर्स की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन जो है ना वो नेट फोर्स की होती है, ठीक है, इन ऑपोजिट फोर्सेस। सिर्फ ये ऑपोजिट फोर्सेस के लिए रूल अप्लाई होता है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपने ये चीज पढ़ी भी हुई है कि F2 माइनस F1 जो है वो नेट फोर्स की इक्वल होगा इस केस में। अच्छा, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, F2 माइनस F1 कर लूंगा। अब F2 जो है वो किसकी इक्वल है, रो जी H2A। इस इक्वेशन के मुताबिक इसको सारे को मैंने यहाँ पे उठा के रख दिया और इसको सारे जो है ना, मतलब कि F2 के लिए रो जी H2A इसको उठा के मैंने इधर रख दिया और इस सारे को उठा के मैंने इधर रख दिया, क्योंकि F2 माइनस F1 मैंने फाइंड करना था। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो रो जी A यहाँ पे और रो जी A यहाँ पे, ये कॉमन आ रहा है, इनको मैंने कॉमन निकाल लिया। जब मैंने इनको कॉमन निकाला तो इधर से मेरे पास क्या बचा, H2 और इधर से मेरे पास क्या बचा, H1, ठीक है। H2 और H1 यहाँ पे बच गया, तो यहाँ पर मेरे पास रिलेशन आ गया H2 माइनस H1 और इसी रिलेशन को मैं पीछे ड्राइव करके आया था। अगर आप देखें तो जो H2 माइनस H1 है एक्चुअली इट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ दैट सिलेंडर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ H2 माइनस H1 इक्वल्स टू हाइट ऑफ द सिलेंडर H। तो यहाँ पर मैंने H2 माइनस H1 की जगह H लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया रो जी AH। अब आप देखेंगे कोई भी सिलेंडर है मेरे पास, सपोज दैट कि ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो A है और जो इसकी हाइट है वो H है। तो जब मैं इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास इसका वॉल्यूम आ जाता है। दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला, ठीक है, कि इसका मेरे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो इसका मतलब मैं AH की जगह वॉल्यूम लिख सकता हूं। तो ये मेरे पास एक फाइनल जो है वो इक्वेशन बन जाती है, जो कि अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट इक्वल्स टू रो जी वी, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड जिसके अंदर हमने उसको इमर्स किया है, जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हमने उसके अंदर इमर्स किया है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहां पर वो ये बात कह रहा है कि सो
द वेट ऑफ द लिक्विड दैट डिस्प्लेसेस इज रो जीवी, कि जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा वो किसके इक्वल होगा, रो जीवी के इक्वल होगा, और वो किसके इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट, और वो अपथ्रस्ट के इक्वल होगी, जो कि हमें अर्शिमिदस ने कहा था कि जो मतलब कि जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उसका वेट किसके इक्वल होगा, उसका वेट इक्वल होगा जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है अपथ्रस्ट। तो यहाँ पर वो यही बात कर रहा है कि जो रोजी व्हील है ये उस लिक्विड का वेट है, जबकि इसको हमने इसके अंदर इमर्स किया था जो इसने डिस्प्लेस किया, ठीक है, और इसने जो डिस्प्लेस किया उसके ऊपर लगने वाली जो अपथ्रस्ट थी वो उसके बराबर है, तो अपथ्रस्ट इक्वल्स टू रो जी वी। तो इसका मतलब कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मालूम हो और जिस ऑब्जेक्ट में आप उसको, जिस लिक्विड में आप उसको इमर्स कर उसकी डेंसिटी मालूम हो और उस जगह का आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम हो जो कि अर्थ का ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकंड स्केल होता है अप्रोक्सीमेटली, तो उस जगह का आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम हो तो आप उसके ऊपर लगने वाली अपथ्रस्ट का अंदाजा लगा सकते हैं, आप यहां से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट Archimedes principle. Students, if you think that this video is informative for you, then please like this video and comment लाजमी किया करें, और जो वीडियोस हैं इनको आगे भी शेयर किया करें। जितने भी आपके कम्युनिटी के अंदर स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आपके आसपास हैं, आपके कहीं पे भी हैं, उन सब के साथ जो है ना वीडियोस को शेयर किया करें, और किसी किस्म की कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।